हमारे देश में जब संविधान बनाया गया तो उसमें ये व्यवस्था रखी गई कि जो भी संविधान के अनुसार जो भी अधिकारी संविधान के अनुसार पदों पर बैठे वे कहीं अनकंट्रोल ना हो जाएं, इसलिए लोकतंत्र चुनाव जैसी व्यवस्था की गई और ये राजनेता क्यों काम करेंगे उसकी भी व्यवस्था की गई। साथ ही सामाजिक वर्क करने के लिए संस्थाओं की भी व्यवस्था की गई और संस्था किस प्रकार से काम करेगी उसकी भी व्यवस्था की गई। इसके लिए नागरिक इन राजनीतिक पार्टियों को या संस्थाओं को डोनेशन या चंदे के रूप में रकम देता है, जिससे वे संस्थाएं चाहे राजनीतिक पार्टी हो या सामाजिक संस्थाएं हो, वे काम करना चाहे समाज के लिए तो उन्हें आर्थिक तंगी महसूस ना हो। और इसलिए इस प्रकार से चंदा देने वालों को टैक्स से छूट दी गई, जिसे हम सब 80G के नाम से जानते हैं। मतलब ये साफ है कि इन राजनीतिक पार्टियों या सत्ता में बैठे जो अधिकारी है, जिनकी जवाबदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की, उन सबके ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए कुछ संस्थाओं का गठन आप खुद कर सकते हो और उन संस्थाओं को चलाने के लिए अगर कोई कंपनी, कोई नागरिक या कोई भी व्यक्ति उन्हें चंदा देना चाहे तो चंदा बिना किसी टैक्स के दे सकता है 80G की सुविधा के तहत। मगर हालात हमारे देश की ये हुई है कि चंदा तो आ रहा है, लेकिन वो इस प्रकार से आ रहा है कि उसका उपयोग सही जगह नहीं हो पा रहा। जैसे इसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि राजनीतिक पार्टी जो है उसके आप सदस्य बन सकते हो, लेकिन एक ही राजनीतिक पार्टी के सदस्य बनोगे। मगर अगर आप चंदा देना चाहें तो 10 या 50 राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकते हैं। अब परिणाम यह है कि सत्ता में है मान लीजिए बीजेपी, तो आप बीजेपी को चंदा देंगे, और अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस को चंदा देंगे। अब ये चंदे का उपयोग, ये चंदा क्यों दिया या जिसने दिया वह उस चंदे के की का दाम भी वसूल करेगा ना। जैसे अभी आप किसी शहर में है और वहां के कलेक्टर उसको चंदा देकर आप अपने गलत काम करा रहे हैं, उसको रिश्वत देकर आप अपने गलत काम करवा रहे हैं। अब वो कलेक्टर की जगह कोई दूसरा कलेक्टर आ गया तो अब आप उसको देकर के अपने रिश्वत देकर के अपना काम करवा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक पार्टी में अगर आज बीजेपी है, उसको चंदा देके आप काम करा रहे हैं, और कल कांग्रेस आती है तो उससे चंदा देके आप काम करा रहे हैं। मतलब चंदा देना एक तरीके से रिश्वत देने के समान हो गया। जबकि ये चंदा हमने किस लिए रखा था कि आम जनता के भलाई के लिए ये चंदे का इस्तेमाल हो। मगर हो क्या रहा है, इस चंदे का इस्तेमाल वो कंपनी
चाहे वो अदानी हो या अंबानी हो या कोई भी ऐसी कंपनी हो, वो सत्ता में उस पक्ष को चंदा ज्यादा दे रही है जो सत्ता में है, जिससे उसके सारे गलत कामों को कोई रोक टोक ना हो करने में और उससे कमाई करने में कोई तकलीफ ना हो। इसी को हमें समझना है कि अगर ये चंदा सही जगह इस्तेमाल हो रहा होता तो शायद ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है या ये जो ऊपर से 100 रुपए निकलता है और नीचे जिस व्यक्ति तक जाना है वहां तक 10 रुपए 15 रुपए पहुंच पाता है, उस पर रोक लग सकती थी। तो जो कपटी होता है, जो धोखेबाज होता है, जिसे फंड निकालने का तरीका आता है, कैसे भी किसी भी प्रकार का कार्य करके, उल्टा सीधा करके, तो वो तो इस संस्था में जुड़ जाता है, चाहे वो राजनीतिक संस्था हो या सामाजिक संस्था हो। लेकिन अगर जो ईमानदार व्यक्ति है, जिसके पास और कोई साधन नहीं है धन प्राप्ति का, वो अगर इस राजनीतिक संस्था से जुड़े तो वो कभी भी लाग लपेट करके, उल्टा सीधा करके, जालसाजी करके या चिल्लाकर या रिश्वत लेकर कमाई करना पसंद नहीं करेगा। एक ईमानदार व्यक्ति क्या चाहता है, उसको उसका हक, उसकी मेहनत का हक मिल जाए। एक ईमानदार व्यक्ति ये चाहता है और इसी के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है कि राजनीतिक पार्टियों को 80G के तहत चंदा दिया जाए या संस्थाओं को चंदा दिया जाए। मगर जब राजनीतिक पार्टियों में चंदा आ रहा है लेकिन उसका इस्तेमाल ऊपर हो रहा है, देना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो जितने भी ईमानदार है वो कभी भी इन संस्थाओं में या राजनीतिक पार्टियों में आगे बढ़कर कार्य नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी या संस्था सेवा के नाम पर है, तो फिर इन्हें क्या क्या जरूरत है धन की? जी बिल्कुल जरूरत नहीं है धन की। ऐसा कहते हैं ना कि क्या जरूरत है? नहीं है जरूरत धन की। लेकिन अगर उनके पास कोई और साधन नहीं है घर का खर्चा चलाने को और उन्हें पूरा समय यहां पर देना पड़ रहा है, तो उनका परिवार का खर्चा कौन उठाएगा? संविधान बनाते टाइम ये सब देखा गया। इसी वजह से संस्थाओं को या राजनीतिक पार्टियों को 80G की सुविधा दी गई, क्योंकि उनको मालूम था कि बिना पेट भरे कोई भी कार्य नहीं कर सकता, चाहे वो सेवा का हो या किसी भी प्रकार का हो। अब आप सोचिए, जब ईमानदार व्यक्ति के पास पैसा नहीं आ रहा, पूंजी नहीं आ रही, तो क्या वो इन राजनीतिक संस्थाओं के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ या सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ेंगे? नहीं। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी है जिसके तहत हर ईमानदार व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों से या सामाजिक संस्थाओं से जुड़ सके। और वो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, उनको ईमानदार व्यक्ति को बोलने की जरूरत ना पड़े और उसके अकाउंट में फंड पहुंच जाए उसके हक का। अगर हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे तो राजनीतिक पार्टियों के अंदर सदस्यों की संख्या, वो भी ईमानदार सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। और जब ईमानदार सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो अपने आप, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति
किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी को गलत करने नहीं देता है। ईमानदार व्यक्ति यह नहीं समझता कि यह दूसरी पार्टी का है, बीजेपी का है, ये लोक दल का है, या ये कांग्रेस का है, या ये आप पार्टी का है। ईमानदार व्यक्ति सिर्फ ये जानता है कि सामने वाले ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो भ्रष्टाचार कलेक्टर ने किया है, एसपी ने किया है, या किसी भी व्यक्ति ने किया है, हमें उसके खिलाफ खड़े होना है। ये ईमानदार व्यक्ति जानता है। आज भी हमारे देश के कई ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका परसेंटेज राजनीतिक पार्टी या संस्थाओं में बहुत कम है। 0.5% भी नहीं है जो ईमानदार होंगे राजनीतिक पार्टी में या सामाजिक संस्थाओं में। लेकिन अगर हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उनके अकाउंट में उनकी मेहनत का हक बिना उनके द्वारा मांगे पहुंच गया, तो संस्थाओं में, राजनीतिक पार्टियों में सदस्यों की, ईमानदार सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। और इसके लिए हम लोगों को एक पहल करनी पड़ेगी, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करवाना पड़ेगा, मजबूर कर देना पड़ेगा कि वो ये काम करें, राजनीतिक पार्टियां ये काम करें। इसलिए जितना भी फंड आएगा अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी में, उसमें से सबसे पहले वो फंड उनके राजनीतिक पार्टी के सदस्यों के खाते में जाए और उसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर उनके द्वारा दी जाए। तभी जाकर ऐसी पार्टियों को दी जाने वाली जो डोनेशन है, जो चंदा दिया जा रहा है, जिन कंपनियों के द्वारा दिया जा रहा है, उनका हमें उनको प्रोत्साहन देना है। और जो कंपनियां ऐसी ट्रांसपेरेंसी या इस टाइप की, जो राजनीतिक पार्टियां जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही, अपने सदस्यों को बराबर से उनका हक नहीं दे रही है, अपनी जानकारी नहीं दे रही है कि उनके पास जो 100 करोड़ रुपए आया है, 500 करोड़ आया है, उसको कहां इस्तेमाल कर रहे हैं वो। तो ऐसी पार्टियों के पास अगर कहीं से कोई कंपनी चंदा दे रही है, तो उस कंपनी का हमें बहिष्कार करना होगा। चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो, अंबानी का हो, अदानी का हो, किसी का भी हो, हमें उन कंपनियों को हाईलाइट करना होगा जो कंपनियां ऐसी राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे रही है, क्योंकि वो चंदा नहीं दे रही बल्कि रिश्वत दे रही है। किस लिए? ताकि उनके द्वारा जो गलत काम हो रहे, गैर कानूनी काम हो रहे इन कंपनियों के द्वारा, टैक्स की चोरी हो रही है या जिस भी प्रकार का शोषण करवाया हो रहा है इनकी कंपनियों के द्वारा, वो बदस्तूर जारी रहे। इसके लिए कंपनियां ऐसी राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे रही है। और जब ये सब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आएगी और जब जनता को मालूम पड़ेगा कि हर राजनीतिक पार्टी के सदस्य को सबसे पहले उनका हक जा रहा है उनके काम के हिसाब से, और जितना हक उनके काम के हिसाब से जा रहा है उसका डबल ही खाली वो दूसरे कामों में खर्च कर सके। इनकी कैटेगरी बने, 2-3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी बने। एक नॉर्मल राजनीतिक सदस्य जिन्हें कोई काम नहीं करना, जो स्लीपिंग पॉइंट पर है, मतलब सदस्य तो बन गए तो ठीक है, उनको हमें कुछ नहीं देना, वो सिर्फ मेंबरशिप का पैसा उन्होंने राजनीतिक पार्टी को देना है। और दूसरे वे जो महीने में 4 दिन या 6 दिन समय देते हैं राजनीतिक पार्टी के द्वारा किए गए कार्य को, उनकी एक कैटेगरी। महीने में 15 दिन काम करने वालों की एक कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करने वालों की कैटेगरी, स्टेट लेवल पर काम करने वालों की कैटेगरी, नेशनल लेवल पर काम करने वालों की कैटेगरी।
कोर कमेटी के सदस्यों की कैटेगरी, इनके हिसाब से इनके खाते में बराबर परफेक्ट तरीके से बिना इनसे मांगे जो चंदा आ रहा है उसका हिस्सा पहुंचे, और ये पूरी जानकारी वेबसाइट पर मौजूद हो। तो ऐसी राजनीतिक पार्टी को हमें प्रोत्साहन देना होगा, तब जाकर इस देश की व्यवस्था को हम बदल सकते हैं। आज करोड़ों की तादाद में बेरोजगार नौजवान इस देश में मौजूद है, जिनमें काबिलियत है। हमारे देश में भरपूर पैसा है, भरपूर। अदानी अंबानी कमा रहे हैं, उनकी ऐसे लॉकडाउन के टाइम पर भी संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। और बाकी गरीब होते जा रहे हैं, भूखमरी है। इसको बदल सकते हैं हम। अगर ये नौजवान उन राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ जाएं जो पारदर्शिता के साथ अपने सदस्यों को फंड दे रही हो, अपने सदस्यों को सैलरी के हिसाब से फंड दे रही हो, उन सदस्यों के, उन पार्टियों के साथ ये अगर वह बेरोजगार नौजवान जुड़ जाएं, तो हम 3 से 4 साल में वो स्थिति पैदा कर सकते हैं जिसमें जितने भी कंपनियां हैं वो सब के सब मजबूर हो जाएगी उन पार्टियों को पारदर्शिता लाने के लिए जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में कायम है या फिर हमारे देश में मौजूद है। अगर ये ईमानदार कार्यकर्ता जो बेरोजगारी की हालत में आज हमारे देश में मौजूद है उनको फंड मिलने लगा, तो निश्चित तौर पर ये होगा। लेकिन मेरी उन नौजवानों से अपील है कि वो समझे इस चीज को। आज जो उनकी बेरोजगारी का जो आलम है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो ये राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, जो जितने भी पद संविधान के अनुसार जगह जगह पदों पर कलेक्टर, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस, ये सब बैठे हैं, वो सब बैठ कर के गैर कानूनी कमाई कर रहे हैं अपनी। वो अपने पद पर बैठकर पद के प्रति ईमानदारी नहीं रख रहे हैं, जिसका नतीजा है देश में भुखमरी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। तो इन नौजवानों को समझना है, इन बेरोजगार नौजवानों को, कि अगर सिर्फ उनके ऊपर मॉनिटरिंग कर दी जाए तो हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। आज प्रशांत भूषण का मामला आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो। हमें ईमानदारी से काम करने के लिए इनको मजबूर करना है। हमें वो व्यवस्था लानी है जो व्यवस्था इन भ्रष्ट अधिकारियों को, इन लोगों को जो संविधान के अंतर्गत जो पदों पर बैठे हैं, उनको ईमानदारी से कार्य करने को मजबूर कर दे। और इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए व्यवस्था है 80G की, जिसके तहत कंपनियां इन राजनीतिक पार्टियों को या संस्थाओं को चंदा देती है। आज आप कहेंगे कि भाई ये तो उनकी मर्जी है, वो देंगे देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे, बिल्कुल उनकी मर्जी है। आपको मालूम होना चाहिए, राजनीतिक पार्टी हो या सामाजिक संस्थाएं, उन सब ने सामाजिक कार्य के लिए ही कार्य करना शुरू किया है, उसी के लिए रजिस्टर्ड हुई है। लेकिन इनका आप डाटा देखिए, इनका काम देखिए, आपको नजर आ जाएगा इन्होंने अपने घर भरने के लिए काम किया है, ना कि सामाजिक के लिए कार्य के लिए। मीडिया देखिए आप, मीडिया का भी काम है कि 60 से 80% तक की जो भी खबरें हैं वो सामाजिक स्तर की होनी चाहिए, समाज की भलाई की होनी चाहिए।
लेकिन क्या ऐसा होता है? और वो ऐसा करें, इसके लिए जरूरी उन लोगों को कुछ सुविधाएं दी गई है। 1 रुपए साल के किराए पर इन लोगों को जमीनें दी जाती हैं। इनको पेपर, जो प्रिंट करने के लिए पेपर रहता है, वो दिया जाता है। इनको जो मशीनरीज वगैरह लाने के लिए जो सामान दिया जाता है, उस पर टैक्स मुक्त होता है। ये मीडिया को दी गई सुविधाएं, ये आपके हमारे पैसों से जा रही है। क्या ये लोग काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमें इन लोगों को हाईलाइट करना है, हमें उन लोगों का विरोध करना है, उन कंपनियों का विरोध करना, उनका माल बेचने कोई खरीदे ना, ऐसा हमें ऐसी हालात पैदा कर देने हैं। जो कंपनियां उन राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे रही है, जो राजनीतिक पार्टी पारदर्शिता नहीं रखे है, जो राजनीतिक पार्टी अपने सदस्यों को पैसा नहीं दे रहे, उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा रही है, हमें ऐसे राजनीतिक पार्टियों से जोड़ना है जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने ईमानदार कार्यकर्ताओं को, अपनी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को खुद ब खुद उनके अकाउंट में उनका हक पहुंचा दे। ऐसी पार्टियों से हमें जुड़ना चाहिए, उन सभी बेरोजगारों को जोड़ना चाहिए, उन सभी जो वास्तव में इस देश की उन्नति करना चाहते हैं, जो वास्तव में इस देश की भुखमरी को मिटाना चाहते हैं, जो वास्तव में इस देश की बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं वे सब ऐसी पार्टियों से जुड़े, और ऐसी एक पार्टी है वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, जिसके मुखिया भरत गांधी जी है, जो खुद चाहते हैं कि देश के हर एक कार्यकर्ता को उसका हक प्राप्त हो सके। ये देखिए, जो लोग इस वीपीआई पार्टी के साथ जुड़ेंगे, उन सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को कुछ काम करने होंगे, जिसे समझने की जरूरत है। वीपीआई पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार से रहेंगे कि वीपीआई पार्टी के सदस्य क्रांतिकारी, वीपीआई पार्टी के सदस्य क्रांतिकारी विचारधारा के साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नियमावली है, जिस पर अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्य करना होगा। समझिए इस चीज को। पहला है, सामाजिक व आर्थिक स्तर पर देशवासी समृद्ध हो सके, इसलिए सरकारी माध्यम से व टैक्स में दी गई छूट के माध्यम से देश की अनेकों राजनीतिक पार्टियों व संस्थाओं को चंदा दिया जाता है, जिसका उपयोग सही दिशा में न होकर व्यक्तिगत लाभ के लिए लगातार होता चला रहा है। इसे समझिए आप लोग। जो मैंने अभी बोला था, वो चीज को यहाँ पर संक्षिप्त में लिखा गया है, जिसका परिणाम है कि आज तक हम वहीं के वहीं हैं जहां आजादी के समय थे। अतः कार्यकर्ताओं को चंदे की रकम का सही जगह इस्तेमाल हो, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से निम्न कार्य करना होगा। पहला है, पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में उन कंपनियों को चिन्हित करके उनकी जानकारी सबूतों के साथ वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। जो कंपनियां पारदर्शिता न रखने वाली राजनीतिक पार्टियों या संस्थाओं को चंदा दे रही है। मतलब इस वीपीआई में जुड़ने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, 4 से 5 साल लगेगा हमें इन कंपनियों को मजबूर करने के लिए कि वो उन पार्टियों को चंदा देना शुरू करें जो ट्रांसपेरेंसी रख रही है अपने देश में, जो बता रही है कि उनके पास जो चंदा आया है या वो जो काम कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा हुआ है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कितना चंदा दिया, कितना अमाउंट दिया है, उनके खर्चे उठा रहे हैं, उनको महीने की सैलरी के रूप में पैसा दिया जा रहा है। तो ऐसी
पार्टियों को हमें सामने लाना है। तो ऐसी पार्टियों को जो कंपनियां चंदा दे रही है उनके खिलाफ हमें लड़ना है, मतलब उनको मजबूर करना है। किसके लिए? कि वो राजनीतिक पार्टियों को जो पारदर्शिता रखते हैं उनको ही चंदा दे। तो यहाँ पर सबसे पहले हर सदस्य को ये काम करना है कि अपने अपने क्षेत्र में उन राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाली कंपनियों को चिन्हित करना है जो राजनीतिक पार्टी पारदर्शिता नहीं रख रही है। तो ये पहला है। दूसरा काम है, कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र की चिन्हित कंपनियों के सभी उत्पादित या मार्केटिंग करने वाले सामानों का बहिष्कार करेगी। मतलब जितने कार्यकर्ता है वो अपने अपने क्षेत्र में जो कंपनियां गलत यानी ब्लैक लिस्ट, हमारी तरफ से जो ब्लैक लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट कौन है? जो पारदर्शिता नहीं रख रही। तो ऐसी कंपनियों को, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को जो कंपनियां चंदा दे रही है वो हमारी तरफ से ब्लैक लिस्ट है। ऐसी कंपनियों को हमें, ऐसी कंपनियों के जो भी सामान उत्पादन हो रहा है, जो मार्केटिंग हो रही है, उनका हमें बहिष्कार करना है और जनता को भी समझाना है कि इनका बहिष्कार क्यों किया जाए। क्योंकि अगर इनका बहिष्कार होगा, ईमानदार कार्यकर्ता बाहर आएंगे और बाहर आएंगे तो फिर जो चंदा असल में दिया जा रहा है सामाजिक भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए, वो चंदे का सही इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। तीसरा, हमें इन कंपनियों के खिलाफ ये करना है कि अपने अपने क्षेत्र की उन कंपनियों का प्रचार करेगी जो कंपनियां सामाजिक हित के लिए काम करने वाली राजनीतिक पार्टियों को या संस्थाओं को चंदा देती होगी। तो ये है हमारा पहला काम कार्यकर्ताओं का। अभी दूसरा देखिए, व्यक्ति की मूलभूत जरूरत किसी भी समाज को के उत्थान के लिए, किसी देश के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है कि व्यक्ति की जो नागरिक है, नागरिक की मूलभूत जरूरत जैसे शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, साफ सफाई व बीमारी आदि उसकी मूलभूत जरूरत है, वो सबको प्राप्त हो। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ, हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना होगा। निम्न आधार पर पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चे, विशेषकर बच्चियां, स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर रही है या नहीं, और यदि नहीं कर रही है तो क्यों और उसका निराकरण। देखिए, हमारे देश की जो आबादी है, आधी आबादी, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, उन्हें शिक्षित नहीं किया जाता, उन्हें हमेशा डरा कर रखा जाता है कि घर से बाहर निकलोगे तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। परिणाम, इनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, इनका शोषण हो रहा है, हर जगह हर स्तर पर शोषण हो रहा है। ये गलत का विरोध करने की ताकत ही इनकी, इनको बचपन से ही मतलब इनको दबा दिया जाता है, तो गलत का विरोध करने की इनकी क्षमता ही नहीं रह जाती है, जबकि काबिलियत है इनमें। मगर जैसे आपने एक चीज देखी होगी ना, एक हाथी को एक, एक हल्की सी जंजीर से, पांव में जंजीर बांध दी जाए और एक खंबे से, तो वो बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको डर बैठ जाता है, बचपन से उसको वो आदत डाल दी गई। तो वो उस खंबे को उखाड़ता भी नहीं है, जबकि उसमें बहुत ताकत है, जंजीर उखाड़ के भाग सकता है, लेकिन नहीं भागता। क्यों? क्योंकि मन में जो बचपन से बैठा दिया गया है, उस हाथी के मन में डर, वो डर उसको मजबूर कर देता है। तो यहां भी वही है, वो डर की वजह से ये बच्चियां जो बचपन से, जिनको मतलब कमजोर बनाया गया, जिनको कहा गया तुम शीशे के समान हो, नाजुक हो, वो घर के अंदर रहने की वजह से, डर की वजह से अपना विरोध नहीं कर पा रही, किसी बलात्कारी के खिलाफ खड़े नहीं हो पाती है, जो उनका शोषण करता है उसके खिलाफ खड़े नहीं हो पाती, उनको जवाब नहीं दे पाती है। इसलिए इन बच्चियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो हर कार्यकर्ता का धर्म होगा खुद का कि वो ध्यान रखे उसके क्षेत्र में जहां वो रह रहा है, जो उसका कार्य क्षेत्र है, वहां पर ऐसी कोई बच्चियां शिक्षा, मतलब सब बच्चे शिक्षा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, अगर नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे, उनको चिन्हित करें, उनके उसका निराकरण करें, ताकि वो बच्चे, वो बच्चियां स्कूल जा सके, शिक्षित हो सके। ये होगा। दूसरा है
पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में ध्यान रखेंगे कि सभी को रोटी की सुविधा प्राप्त हो, अगर नहीं हो रही है तो उनका निराकरण करें। ये हमारा दूसरा, मतलब कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, ये हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। तीसरा है, पार्टी कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी को कपड़े की सुविधा प्राप्त, मतलब उनको जो भी, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, उनके कपड़े, उनको तन ढकने का जो साधन है वो उनको बराबर उपलब्ध रहे। पार्टी कार्यकर्ता इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति रोड पर ना रहे, उसको मकान की सुविधा उपलब्ध हो। अगर मकान किसी के पास नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका निराकरण करने का कार्य होगा। इस कार्य कौन करेगा? पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में साफ सफाई का भी बहुत व्यवस्थित ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि साफ सफाई अगर नहीं होगी तो आपके क्षेत्र में बीमारी फैलेगी, उस घर में बीमारी फैलेगी जहां के आसपास साफ सफाई नहीं होगी। तो इसका पूरा ख्याल पार्टी कार्यकर्ता को रखना होगा। बीमारी की सुविधा प्राप्त हो हर नागरिक को, पार्टी कार्यकर्ता का ये दायित्व होगा कि हर नागरिक को मुफ्त में बीमारी की जो भी मेडिकल सुविधा है उसको मिले। तो पार्टी कार्यकर्ता का, चाहे वो कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो। तीसरा पॉइंट है, बेरोजगारी जैसी समस्या को खत्म करने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नियमावली है। तो यहाँ पर सभी बेरोजगारों को चिन्हित करना है और पार्टी द्वारा बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार बेरोजगारों की बेरोजगारी को दूर करने के संबंधित उपाय करने होंगे। ये सारा काम कौन करेगा? पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के, पदाधिकारियों के निर्देशन में अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। चौथा पॉइंट है, भ्रष्टाचार संबंधी समस्या को दूर करने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नियमावली है, जिसमें पहला है, पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के सभी उन शिकायतकर्ताओं की शिकायतों की समीक्षा करेंगे, करके संबंधित विभागों से संबंधित मामले में अहिंसात्मक तरीके से लिखित में सवाल जवाब करेंगे। हर क्षेत्र में जहां भी पार्टी कार्यकर्ता रह रहे वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी का शोषण हो रहा है, किसी ना किसी के साथ गलत हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए जरूरी है कि उनके मामलों को सही ढंग से समझे पार्टी कार्यकर्ता और उसके निराकरण का व्यवस्था करे, और इसके लिए पूरी एक टीम रहेगी पार्टी की। इसी प्रकार पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में किसी भी मामले में दोनों पक्षों की सहमति से पुलिस संरक्षण में वीडियो कैमरे के सामने आपसी गलतफहमियों को दूर, मतलब कुछ पक्ष ऐसे होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो दो पक्षों में आपस में तय नहीं हो पाते और मामला कोर्ट कचहरी में चला जाता है। अगर वहां महसूस हो कि ये मामले को दोनों पक्ष की सहमति से सॉल्व किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है, तो पुलिस के संरक्षण में कि उनकी मौजूदगी में ऐसी समाधान करने की व्यवस्था करें और उनका राजीनामा करवाएं। तो ये है हमारा पूरा। अगला है, ऐसे क्षेत्र पर नजर रखेंगे जहां पर सार्वजनिक हित के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे सड़क का निर्माण हो रहा है, गृह निर्माण हो रहा है, फुटपाथ का हो रहा है, ऐसे गटर निर्माण वगैरह, ऐसे बहुत से काम होते हैं जो आपके क्षेत्र में होते हैं। आप देखेंगे अंग्रेजों ने 200 साल 150 साल पहले कुछ चीजें बनाई हैं, वो आज तक वैसे की वैसी है, लेकिन आपके क्षेत्र के ये छोटे छोटे पार्षद, कारपोरेटर, काउंसलर, करोड़ों रुपए का फंड मिलता है इनको काम करने के लिए, लेकिन काम कैसा करेंगे कि 6 महीने में 8 महीने में ये खत्म हो जाए, प्लान नहीं रहेगा, कुछ बिना प्लान के काम करेंगे, उसी जगह को बार बार उखाड़ेंगे। हमारे यहाँ जो करोड़ों की संख्या में बेरोजगार बैठे, उनमें वो काबिलियत है कि वो इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी उन सभी बेरोजगार युवकों से अपील है
बेरोजगार युवकों से अपील है कि वे आए, आगे बढ़ें और इस मामले को समझें, इस मामले को समझें और हमारी राजनीतिक पार्टी से जुड़े या उस राजनीतिक पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ताओं को उनका हक बिना उनके द्वारा मांगे उनके अकाउंट में पहुंचाए। ऐसी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े जो पारदर्शिता रखती हो चंदे के मामले में, जिससे ईमानदार कार्यकर्ता राजनीतिक पार्टियों में आए और सत्ता में जो पहुंचे उनके ऊपर अंकुश लगा सके, उनको गलत करने से रोक सके, और वो काम ईमानदार कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। और करोड़ों की तादाद में बेरोजगार युवा बैठे हैं और अगर वे पढ़े लिखे होने के बाद भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये भ्रष्टाचार या उनकी बेरोजगारी या भूखमरी क्यों है, तो फिर उनका पढ़ा लिखा होना बेकार है। मैं चाहूंगा, इसको यहीं पे रोकता हूं, सभी देखने वालों से अपील करता हूं कि वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से जुड़े। यह पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदार कार्यकर्ताओं को और जो उनके कार्यकर्ताओं के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है कि जिस दिन से इस पार्टी को चंदा प्राप्त होने लगेगा तो इन कार्यकर्ताओं को भी उनके काम के हिसाब से हर महीने उनके अकाउंट में सैलरी के रूप में फंड पहुंचेगा, जिससे वे अपने परिवार का खर्चा उठा सके और देश के लिए ईमानदारी से सेवा कर सके, देश की उन्नति में सहयोगी हो सके। और इसके लिए मैंने जो कहा उन सब चीजों को पर अमल करना होगा और इस संगठन से जुड़ने के लिए, इस पार्टी से जुड़ने के लिए आवश्यक मेंबरशिप का पैसा भी जमा कर सकते हैं और उसके बदले में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आरडीआर जैसा वो नमूना भी बताया जाएगा, जो नमूने के रूप में है, वो एक्चुअल नहीं है, वो नमूने के रूप में है कि किस प्रकार से इस प्रकार का आरडीआर हम सभी राजनीतिक पार्टियां निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और उसके बेस पर अपने कार्यकर्ताओं को सैलरी के रूप में मुहैया करा सकते हैं। और इसका फायदा चंदा देने वालों को भी मिलेगा। पहला तो चंदा देने वालों को यह फायदा मिलेगा कि चंदे का सही उपयोग होना शुरू हो जाएगा। एक चीज सबको समझनी चाहिए, चाहे कंपनियां हो या कोई भी हो, कि जब तक लेन देन नहीं होगा तब तक कोई भी कंपनी प्रगति नहीं कर सकती। गलत करके आप कुछ ही कमा सकते हो। अगर अदानी अंबानी के पास ही सारा पैसा रहेगा, बाकी किसी के पास नहीं रहेगा, तो वे लोग क्या करेंगे? वे सिर्फ उतना ही खर्च करेंगे जो उनके लिए जरूरी है। लेकिन अगर उनके पास फंड आएगा, उनको सैलरी मिलना शुरू होगी या उनको उनके हक का पैसा मिलने लगेगा, तो उनका लेन देन बढ़ेगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी। और क्रय शक्ति बढ़ने से जब वो कुछ चीज खरीदेंगे तो उसका उत्पादन भी जरूरी होगा। जब उसका उत्पादन होगा तो वो माल बनाने वाली कंपनी, व्यापारी, मैन्युफैक्चरर्स, वो भी कमाएंगे। बस इसी को समझ लीजिए। धन्यवाद। आशा है आप लोग काफी कुछ समझे होंगे और इस पार्टी से, वोटर्स
पार्टी इंटरनेशनल से जुड़ने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद।